हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। ये जो स्क्रीन पर आप कॉपी देख रहे हैं वो AIR रैंक 1 शुभम कुमार की है, जो 2020 में यूपीएससी की परीक्षा में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस कॉपी में हम कम से कम 4 से 5 प्रश्नों, इनके द्वारा लिखे गए प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे कि आखिर सामान्य प्रश्नों को ही किस तरीके से टॉपर लिखते हैं कि उन्हें औरों की तुलना में, यानी सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में कुछ अंक अधिक प्राप्त होते हैं। लॉन्ग प्रश्न देखते हैं, यानी 15 अंक के जो प्रश्न है, 50 मार्क। कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय द डायस्पोरा इन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस। भारत की विकास प्रक्रिया में जो प्रवासी हैं वो क्या रोल अदा करते हैं। आल्सो डिस्कस द चैलेंजेज इन टर्म्स ऑफ इंगेजिंग द इंडियन डायस्पोरा। उनके साथ जो संबंधों को बनाने में क्या क्या चैलेंजेज हैं मधुर बनाए रखने में, और उसका बेनिफिट किस तरीके से भारत प्राप्त कर सकता है भविष्य में। इन 3 चीज़ों को आपको प्रश्न में पूछा गया है। अब इन्होंने देखिए क्या किया है। इंडियन डायस्पोरा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 मिलियन पीपुल स्प्रेड ओवर मोर देन 146 कंट्रीज। 2 फैक्ट लिखे और इंट्रोडक्शन ख़त्म। और हम क्या करेंगे हिंदी मीडियम में, कम से कम 5 से 6 मिनट तो इंट्रोडक्शन लिखने और सोचने में ही लगा देते हैं, जबकि इस काम में इन्होंने कितना लगाया होगा, आधा मिनट भी से मुश्किल से लगाया होगा। ठीक है, अगला क्या है, रोल प्लेड बाय डायस्पोरा। अब डायस्पोरा का क्या रोल है डेवलपमेंट में इंडिया का। एक बहुत बड़ा क्या आता है, रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस प्राप्त करने में इंडिया रैंक 1 पे है, हाईएस्ट है। एक इन्होंने डेटा दे दिया कि 80 बिलियन। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से लाभकारी होता है या विकास में सहायक होता है। जो इंटरनेशनल डील होते हैं उनको कराने में विदेशी देशों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो US इंडिया न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी 2008 में, उसमें डायस्पोरा का एक अच्छा योगदान था। सॉफ्ट पावर के रूप में किस तरीके से, तो कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, डांस के माध्यम से, यानी हमें एक मजबूत सॉफ्ट पावर बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होता है इंडिया को डायस्पोरा के थ्रू। एक नॉलेज हब के रूप में डेवलप करने में नेशन को भी ये अहम भूमिका अदा करते हैं। यानी 5 पॉइंट्स हमने लिख दिए कि डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको स्टेट PCS में भी के अभ्यर्थी हैं, आप मान लो BPSC आप दे रहे हो, तो इसी 5 पॉइंट की जगह पे आप 8 पॉइंट लिखोगे। 2 लाइन की जगह पे आप इसी पॉइंट को 4 लाइन में इलोबरेट करोगे। इन्होंने अगर 250 शब्द में लिखा है तो आप उसको 400 में कर दोगे। आपको कुछ अलग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 400 में लिखने तो पैटर्न आप बदल दोगे। सेम पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस बिल्कुल टू द पॉइंट, लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, कन्फ्लिक्टिंग नीड्स ऑफ डायस्पोरा एंड गवर्नमेंट। अगला है लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, डिमांड ऑफ वोटिंग राइट्स, हाई कॉस्ट, एंड जिस लास्ट में है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव रूप से इम्पैक्ट करने लगते हैं। जियोपर्डाइज फॉरेन पॉलिसी, समटाइम्स देयर डिमांड गोज अगेंस्ट आवर फॉरेन पॉलिसी। अगर चाहें तो आप इसमें अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। फिर क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग इलेक्शन, तो चुनाव में क्या होना चाहिए, इनको NRI को वोटिंग राइट देने के बाद चल ही रही है, अब तो फाइनलाइज भी हो गई है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इंगेजमेंट के लिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रवासियों के लिए नो योर कंट्री एक अभियान चल रही है। इसके बाद क्या है, एक कंक्लूजन इन्होंने लिख दिया कि बाई मेकिंग फेवरेबल पॉलिसीज वी कैन इन्वॉल्व देम इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, सिंपल सा, एंड मेक देम फील अटैच टू देयर रूट्स या देयर रूट कंट्री। हो गया, फुल आंसर खत्म।
15 अंक का। अगर आप बीपीएससी के लिए लिखते हैं, यानी जब आप 36 से 38 अंक के लिए लिख रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए लिख रहे हैं, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी है। अगर आप बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को 5 की जगह पे 8, चैलेंजेस में भी 8, और थोड़े से आप जो कंक्लूजन है उसको बड़ा कर देंगे, आपका 38 नंबर का आंसर पूरा हो जाएगा 500 सब। अब हम इनके एक 10 अंक वाला प्रश्न देख लेते हैं, यानी शॉर्ट प्रश्न। यह प्रश्न ब्रिक्स से संबंधित में है कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स में आंतरिक विरोधाभास विद्यमान प्रतीत होते हैं। द ब्रिक्स एज ए ग्रुपिंग सिम्स टू हैव इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, तुरंत मार्क करने हैं। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इट टू इमर्ज एन इफेक्टिव फॉरम इन डायनेमिक मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर। क्रिटिकली डिस्कस। मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रही है या बदलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देर, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, ब्रिक्स कंटेंट्स 5 कंट्रीज, एकदम बिना लाग लपाट के कोई भूमिका बनाए, ठीक है, साइड में लिख दिया। एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट ओवर 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2 फैक्ट लिखा आपको, हमने पिछले ही प्रश्न दिखाया कि उन्होंने 2 फैक्ट लिखा, इंट्रोडक्शन खत्म। कंट्राडिक्शंस क्या क्या हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, कुछ करना ही नहीं है। जो आप दिमाग लगाते हो वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में, उसमें आपका टाइम भी बर्बाद होता है। इंटरनेशनल कंट्रीज वांट्स टू बिकम रीजनल पावर लाइक इंडिया, चाइना एंड रसिया। ये तीनों क्या हैं, रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन है एक ग्रुप के लिए। कुछ कंट्रीज यहाँ डेमोक्रेटिक हैं लाइक इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। वहीं बहुत सारे अथॉरिटेरियन रूल्स है जैसे कि रसिया, चाइना। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर मेनी इशूज, और ये और विगत 1-2 वर्षों में बढ़ गया है। इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड जीडीपी, जहाँ कुछ देश का जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है तो वहीं कुछ देशों का कम है। वहीं ट्रेड में भी भारत और चाइना की बात करें तो भारत क्या है, ट्रेड डेफिसिट में है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिक्स ने कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त किए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक आप कह लें। इसके बाद सेटिंग ऑफ बायलैटरल इशूज ड्यूरिंग द ब्रिक्स मीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। दस ब्रिक हेल्ड ग्रेट पोटेंशियल एंड कैन आल्सो लीड इन ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब इन्होंने क्या कर दिया, साउथ साउथ कोऑपरेशन को एक टर्म जोड़ दिया टेक्निकल, जिससे कि उत्तर बेहतर हो जाए। अगर आपने PSIR पढ़ रखा होगा तो आपको नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन और साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है, इस बात की जानकारी होगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस दैट इंडिया में फेस in eventuality of withdrawal of US troops from Afghanistan. What options does India have to safeguard its interest in the context of changing situation? अब देखो, ये प्रश्न चूँकि 1 साल पहले का है, इसलिए जो इनके तथ्य हैं वो थोड़े से आपको आउटडेटेड लगेंगे, लेकिन इन्होंने उन परिस्थितियों में जो आंसर लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। US under Donald Trump is well prepared to withdraw their troops from Afghanistan, and this can happen very soon before election in 2020 USA, यानी कि USA चुनाव के पहले का आंसर लिखा हुआ है। चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। तालिबान एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तालिबान एंड पाकिस्तान जो बैड नेक्सस है वो भी भारत के लिए एक चैलेंज है, जो कि अभी उभर कर अब सामने आ रही हैं चीज़ें। इंडिया का ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है अफ़गानिस्तान में, डैम प्रोजेक्ट हैं और अदर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस के वर्क भी इंडिया अफ़गानिस्तान में कर रहा था। यानी कि भारत का एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे दांव पे लगा हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकल्प पूछे थे ना, सीधा विकल्प। इंगेज विथ रसिया इन डीलिंग विथ तालिबान से डील करने में इंडिया क्या कर सकता है, रसिया की मदद ले सकता है। ओपन
Some source of talk with Taliban also offer talking with अफगान गवर्नमेंट। देखो ये जो आंसर है ना, अभी आपको अटपटे से लग सकते हैं क्योंकि ये 1 साल पहले लिखा गया है जब यूएस में चुनाव होने वाले थे, और अब तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण कर लिया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन छोटा सा लिख दिया, दो इंडियाज ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड बट इंडिया शुड ट्राई हर टू बेस्ट टू सिक्योर आवर इंटरेस्ट। भारत के सामने अफगानिस्तान में विकल्प बहुत सीमित हैं, लेकिन भारत को उन्हीं सीमित विकल्पों में अपने राष्ट्रीय हित सिद्ध करने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो आपने देखा कि जो भी टॉपर की कॉपी है उसमें कोई अलग तरीके से कोई उस तरीके के फैक्ट्स नहीं लिखे गए हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। आप इन सारी बातों को जानते हैं, लेकिन करते क्या हैं, आप उसको खिचड़ी बनाकर एग्जामिनर को दे देते हैं, यानी कि सब डाल दिया, आप खुद से खोज लो। इसमें क्या है कि एग्जामिनर नहीं चाहते हुए भी उसकी नज़र से सारी चीज़ें पॉइंट बुलेट फॉर्म में जाएंगी, तो उसे समझ में आएगा कि बच्चे को हर चीज़ के बारे में बेसिक जो नॉलेज है, जहाँ भी ज़रूरत हो। आप बहुत बेहतरीन मैप नहीं बनाना जानते हो, लेकिन अगर आप सामान्य मैप भी बनाना जानते हैं तो मैप का समावेश जरूर करें। इन्होंने लगभग 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर में मैप का समावेश कर रखा है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, जैसे ड्रग्स पे एक प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी इन्होंने इस तरीके से बना के दिखलाया है कि जो वर्ल्ड में ड्रग्स के ट्रैफिकिंग के लिए जो कंट्रीज हैं, जैसे मैक्सिको हो गया, या ये वाली जोन हो गई, यहाँ का जोन हो गया, इंडिया में पंजाब हो गया, तो इन चीज़ों को आप मैप पे दर्शा सकते हैं। अगर आपसे सार्क से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सार्क को मैप पे दर्शा सकते हैं। क्वाड पूछा जाए तो क्वाड्स के देशों को आप मैप पे दर्शा कर इसके बाद उत्तर लिख सकते हैं, जो काम इन्होंने किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे सीख कर अपनी, जब आप खुद मेंस लिखने की आपकी बारी आएगी तो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, आप अगर खूब जानते हैं कि मैप का समावेश होना चाहिए और एग्ज़ाम में अगर मैप का समावेश नहीं करते हैं तो ये जानने का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के और भी वीडियोज़ लेकर आएँ आपके लिए परीक्षा उपयोगी, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें चैनल की इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।